बाजार बोलता है, इसमें हम एफ आई डी का डेटा क्या बोल रहा है इस समय उस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि एफ आई का ट्रेंड तो साफ तौर पर पिछले 1.5 महीने से एक ही चीज़ बोल रहा है कि वहाँ पर सेलिंग ही कर रहे हैं। वो कल कितनी सेलिंग की थी उस डेटा को देख लेते हैं। कल एफ ने एक बार फिर सेलिंग की करीब 2500 करोड़ रुपए की, लेकिन सरप्राइजिंगली डी कल 6100 से ज़्यादा का माल खरीद कर ले गए, 6100 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद कर ले गए। लेकिन बावजूद उसके मार्केट में जिस तरह की सेलिंग थी, लग तो नहीं रहा था कि इंस्टीट्यूशनल कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट में तो सारे ही शेयर अच्छे से पिट रहे थे। ये भी देखना ज़रूरी होगा कि डी आखिर बाय क्या कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर किस तरह का रुझान इस समय देखने के लिए मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स पे एक बार पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल की क्लोजिंग देखिए तो 47 पॉइंट अप था डाउ, जिसमें कि हम देखें तो एक फ्लैटिश थी रुझान वहाँ पर। शंघाई में करीब 0.25%, हैंसेंग में करीब 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निकाई और कोस्पी भी फ्लैट हैं। तो आज ओवरऑल सारे ही एशियन मार्केट्स फ्लैट हैं, बारिंग चाइना और हांगकांग को छोड़ दें। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, जहां पर कि एक मार्केट में आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। कौन से काउंटर्स हैं, तो DCL यहां पर करीब 16.5% का उछाल, मिधानी अच्छे रिजल्ट्स के बाद करीब 10.5% ऊपर है। JSW होल्डिंग करीब 10% ऊपर है। DCM श्रीराम करीब 9.5% और JTL इंडस्ट्रीज करीब 8% ऊपर है। तो ये कुछ एक काउंटर जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस कहां पर देखने के लिए मिल रही है, टॉप लूजर्स कौन से हैं काउंटर, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो उनमें देखें तो एस्ट्राजेनेका यहां पर रिजल्ट्स आए हैं, उसका इंपैक्ट करीब 5% नीचे। फ्यूजन करीब 5%, PI इंडस्ट्री आफ्टर रिजल्ट्स करीब 4.5%, SKF इंडिया आफ्टर रिजल्ट्स 4% और कला मंदिर करीब 3.5%। ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर कि फॉल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कल एक अमेरिका में इंपॉर्टेंट डेटा था, वो था वहां पर CPI महंगाई दर का, जिसमें कि देखें तो 3.3% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली ऑन ए YOY बेसिस। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो CPI इन्फ्लेशन करीब 0.3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ एक जो सर्वे आ रहे हैं वहाँ पर वो ये आ रहे हैं कि अमेरिका में अभी भी दिसंबर में जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। रॉबिन सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि फेड रेट कट की कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट पर, क्योंकि हमने देखा रेट कट साइकिल तो शुरू हो चुकी है और जिनको हम प्रेसिडेंस के लेवल पर देखना चाहते थे उनको भी हम देखेंगे ही आगे कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन मार्केट ने उसको डिस्काउंट नेगेटिवली ही किया, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हुआ नहीं। सर कैसे देखें? नहीं, अगर आप देखेंगे तो पिछला जो फेड कट रेट कट आया वहां पे हमें उम्मीद थी कि पैसा थोड़ा वापस से हमारे इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, इंडिया स्पेशली आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट ने उसको निगेट किया पूरा। और बिकॉज बॉन्ड मार्केट में रेट्स हाई रहे, इन कॉन्ट्ररी मार्केट में पैसा वापस निकलता रहा और यूएस में रहा। डोनाल्ड ट्रम्प आने से रेट कट, और यहाँ पे दो चीज़ें अपोजिट काम करती हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प विल लाइक टू हैव डॉलर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी। तो जब डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो एफ आईज ऑफकोर्स वुड वांट टू बी इन द डोमेस्टिक कंट्री। बट कहीं ना कहीं यूएस को डेटा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फेड को रेट तो कट करने ही पड़ेंगे। और रेट कट करने का जो सिलसिला है वो शुरुआत हुई है, बॉन्ड मार्केट को उसको अलाइन होना है। एंड देन अल्टीमेटली मनी हैज़ टू मूव टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट। एंटी चाइना जो पॉलिसीज हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, वो कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट देंगी। तो आने वाले टाइम में आई थिंक वंस इस हॉलीडे सीजन इज ओवर एंड हम लोग नए साल में आते हैं, वापस से FPIs एंड FDIs का पैसा आना शुरू होगा, FIs का पैसा आना शुरू होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं, बिटकॉइन $90,000 के पार पहुंच चुका है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, जब से ट्रंप जीते हैं उसके बाद से बिटकॉइन 30% अप हो गया है। अविनाश सर, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन के चलने से, कोई ऐसा कोरिलेशन है जो इंडियन मार्केट में भी स्थापित होता है, या कोई पर्टिकुलर काउंटर, कोई पर्टिकुलर थीम जहां पर कि फोकस करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बिटकॉइन तो अब आउट ऑफ रेंज हो गया है। $90,000 सर, कोई सोच भी नहीं सकता आई थिंक। मेरे ख्याल से देखो विवेक, बिटकॉइन हो या कोई क्रिप्टो करेंसी हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और निवेशकों को मेरा तो एक ही सलाह है कि जो चीज आपको समझ में आती है वही करिए। बिटकॉइन में जिस प्रकार से उछाल आ गया है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगता है। जब गिरावट आएगी तो वो गिरावट भी इतनी तेज हो,
तो थोड़ा सा बच के रहिए। देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि कोई अंडरलाइंग एसेट कुछ होता नहीं है। ये सारे जो ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बढ़ते भी बहुत ज्यादा है और नीचे आते भी उतनी तेजी से। इसमें कोई फंडामेंटल वैल्यू या कोई ड्राइवर नहीं है, मेरे ख्याल से प्योर स्पेकुलेशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोरिलेशन होना चाहिए, ये प्योर स्पेकुलेशन है। हॉट मनी इज चेसिंग क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी बहुत समय के बाद अभी वापस एक्टिव हो चुका है। इंडिया में तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी वैसे भी रेगुलेटेड है। यहाँ पे ज्यादा इसकी परमिशन अलाउड नहीं है। तो मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि इक्विटी में बहुत मौके हैं, वहां पे खोजिए। बिटकॉइन में जिनको ज्यादा रिस्क एपिटाइट लेना है और जो ये मार्केट बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वही लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टेड या ट्रेड करना चाहिए। जी, एक और इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि इस समय सर्कुलेशन में है वो है चीन। चीन में जो घर हैं और उन पर जो टैक्स लगता है उसकी रेट को घटा दिया गया। 3% लगता था पहले, वो अभी 1% अब कर दिया गया है। और जो भी व्यक्ति 140 स्क्वायर मीटर तक का घर खरीदता है तो उस पर ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। 140 स्क्वायर मीटर या उससे कम का घर, उस साइज़ का, तो यहाँ पर 1% का टैक्स रेट लगेगा। अगर हम देखें तो वहाँ पर एक और रूल चेंज किया है जिसमें कि बड़े शहरों में जो एक ऑर्डिनरी होम होते थे और जो एक लग्जरी होम होते थे उनकी कैटेगरी को मर्ज कर दिया है। यानी कि पहले आप जो चाइना में लोग होते थे उनको ऑर्डिनरी घर के लिए अलग कंप्लाइंस से गुजरना पड़ता था और लग्जरी के लिए अलग। अब चूंकि दोनों को एक कर दिया तो लोग जो ऑर्डिनरी घर है उसको अगर लग्जरी खरीदना चाहते हैं ऑर्डिनरी घर से तो उन पर जो टैक्स कंप्लाइंसेस होंगी, जो अलग तरह के जो इश्यूज होंगे वो उनको ईज हो जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम कम रहेगी और उनको फ़ायदा मिलेगा। रॉबिन सर, कैसे देख रहे हैं चाइना ऑन ए वीकली बेसिस? मैं ये नहीं कह रहा ऑन ए डेली बेसिस कुछ ना कुछ कर रहा है, बट ऑन ए वीकली बेसिस जरूर कुछ ना कुछ एक अनाउंसमेंट आता है। देखिए, चाइना चाइना के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना एक शॉकर है, राइट, फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। कहीं ना कहीं चाइना अपनी ईज आउट कर रहा था पॉलिसीज को, सो दैट और जो हो भी रहा था, जो जो फायदा भी बहुत दे रहा था, क्योंकि मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना एंड जापान वर द काइंड ऑफ मार्केट्स वेयर मनी वाज मूविंग। इसलिए बहुत सारे पॉलिसी ईजिंग आउट चल रही थी। अभी ट्रंप आ गए हैं तो वो डबल स्पीड पे करनी पड़ेगी to have China still be the one of the preferred choice of the FIS. So and ये इन दिनों इसलिए जल्दी जल्दी भी होगा बिकॉज कहीं ना कहीं उसको निगेट करना है उस इम्पैक्ट को, कि मनी शुड नॉट स्टार्ट अगेन आउटफ्लोइंग फ्रॉम चाइना। सो आई थिंक उसी कारण से वहाँ की गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ डू अ लॉट ऑफ पॉलिसी ईजिंग, एंड यही उसका एक रीज़न है। ओके, अविनाश सर, आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि मेटल काउंटर्स जब जब चाइना के स्टिमुलस की बात होती है हमारे यहाँ चलने शुरू हो जाते हैं। कंपनियों के रिजल्ट्स भी ठीक थे, नाल्को का भी कल मैंने रिजल्ट देखा, हिंडाल्को भी अच्छे आए थे, लेकिन काउंटर्स उतना रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। टाटा स्टील, सेल, सर कैसे देखें मेटल कंपनीज को अपने यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मेटल कंपनीज में अभी भी जो डोमेस्टिक का बिजनेस है वो काफी अच्छी तरह से आ रहा है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी पैसा खर्चा कर रही है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ से बढ़ रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए चाइना जो सबसे बड़ा मेटल का बायर माना जाता था, अभी भी कोई बड़ी बाइंग चाइना से आई नहीं है। और जैसे मेरे दूसरे को पैनलिस्ट ने कहा कि देखिए ट्रम्प साहब आने के बाद तो जो यूएस चाइना का जो ट्रेड रिलेशंस है वहां पे भी दिक्कतें होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा समय रुकिए, उसके बाद जब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रॉपरली पॉलिसी अनाउंस करेंगे तो चाइना को लेके काफी अटकलें हो सकती है। चाइना लग तो नहीं रहा है कि इमीडिएटली बाउंस बैक करेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अभी भी काफी प्रॉब्लम में है। और सबसे बड़ी बात, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अगर यूएस चाइना को डालता है तो उसका पूरा बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि देखिए चाइना उनके वॉच लिस्ट पे पहले भी था और अभी भी है। तो जो एफआई का पैसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद तो डेफिनेटली इंडिया के मुड़ में आएगा, क्योंकि डेफिनेटली वैल्यूएशंस भी अच्छे रहेंगे, अर्निंग्स ग्रोथ भी वापस आएगी, और इंडिया डेफिनेटली एक बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है। तो आई थिंक मेटल मार्केट को मैं यही कहूंगा कि एक मोमेंटम मार्केट है, जो ट्रेडर इनको प्ले करना चाहता है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करे, लेकिन अभी भी कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड एटलीस्ट प्राइसिंग में दिख नहीं रहा है। जी, एक और खबर अविनाश सर, अदानी ग्रुप अमेरिका में करीब $10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में।
सर ये अदानी अपने को सेफगार्ड कर रहे हैं कि पहले से ही कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उनकी अमेरिका को ग्रेट बनाने की जो नीति है और अपने ही देश के कारोबार को बढ़ाने की नीति है, क्योंकि अदानी ग्रुप की तरफ से ये भी नोटिफिकेशन आया कि उन्होंने 15,000 जॉब क्रिएट करनी है यूएस में, तो वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को आने से पहले ही खुश कर रहे हैं सो दैट कि उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो सकें अमेरिका में भी ठीक से। सर कैसे देख रहे हैं अदानी ग्रीन्स, अदानी एनर्जी, अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, जिन पर्टिकुलर सेक्टर में उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करना है अमेरिका में? देखिए, सभी को पता है कि जैसे ही ट्रम्प साहब इलेक्टेड हो गए, उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी पे ऊपर उनका फोकस रहेगा और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करें। अभी हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप का काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो कहीं ना कहीं देखिए अडानी साहब सोच रहे होंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि देखिए ट्रम्प साहब इतना आसानी से मान जाएंगे। ट्रम्प साहब ने एक बार जब सोचा है तभी वो अपना डिसीजन करके दे देंगे। कितना इम्पैक्ट आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक वॉलेटिलिटी रहेगी सारे ग्रीन एनर्जी सोलर पावर बिजनेसेस के लिए, क्योंकि अगर वहां से चाइना से अगर कोई सोलर सेल इंपोर्ट करके यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट करता है तो ऐसी कंपनीज को काफी दिक्कतें होंगी। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच विवेक। ये तो एक स्टेटमेंट आ गया अडानी साहब का, अडानी ग्रुप से, बट आई थिंक इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना जल्दी आएगा, ये कहने के लिए आपको शायद 1-2 क्वार्टर्स वेट करना होगा। जी रॉबी जी, आप कैसे देख रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर को? क्योंकि हमने देखा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं जो मार्केट में सारे शेयर पिटे हैं इंडिया में, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो काउंटर्स थे वो ज़्यादा पिटे हैं। सर कैसा लग रहा है भविष्य? देखिए 2-3 साल से जो हाइप है, हमने पहले से वैल्यू दे रखी है, 100 के पी पे रन कर रहे हैं उन कंपनीज पे, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट पे हो चाहे वो ग्रीन एनर्जी पे हो। तो स्ट्रक्चरली तो कोई ये फ्यूचर है हमारा, हमें सबको पता है कि ठीक है अगले 10 साल में वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंटायर ईवी स्पेस और एंटायर ग्रीन स्पेस। बट जितना जल्दी इसको वैल्यू में डिस्काउंट किया जा रहा है और जो स्टोरी प्ले हो रही है, हम कहीं ना कहीं उतना डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं उन नंबर्स को जो जो आउटपुट आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड इसका मतलब ये कंपनी आज भी महंगी हैं। सो स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है ग्रीन की, लेकिन ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस आई डोंट थिंक आई सी देयर आर लॉट ऑफ न्यू अदर सेक्टर्स वेयर पीपल शुड काइंड ऑफ प्लान, एंड जहाँ पे पैसा में ग्रोथ है, जहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ 2 डिजिट्स आ रही हैं, बहुत सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें देखना चाहिए वर्सेस दी हीटेड स्पेस। जब सब लोग वहीं देख रहे हैं, सब लोग ग्रीन की बात करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वैल्यूएशन आपको नहीं मिल पाएगा टू मेक मनी फॉर इन फ्यूचर। ग्रीन सेक्टर जो माना जाता था वो फिलहाल रेड चल रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इंडियन मार्केट में और ज़्यादातर लोग उसमें फंस भी गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें ऑन ए डेली बेसिस मिलते हैं, उन पर भी फोकस करेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि अविनाश सर कल हुआ है, 45 शेयर्स को F&O में एंट्री मिल रही है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की भी एक्सपायरी हो गई थी और लोगों ने उस पर काफ़ी मीम्स वगैरह सोशल मीडिया पर चल रहे थे। लेकिन मैं वो 45 काउंटर्स एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। इसमें अदानी ग्रुप के 3 शेयर हैं, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन्स और जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनियाँ, एंजल वन, पेटीएम, नायका। तो ये कुछ एक जो नए जो उसमें थीम पर जो आई हैं कंपनीज, पेटीएम, नायका जैसी कंपनीज, उनको अब F&O में एंट्री मिल जाएगी। साथ ही कुछ एक जो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कंपनियां, NHPC, SJVN, हुडको, LIC इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सभी कंपनियां F&O में आ रही हैं। कुछ और कंपनीज लाइक DMart, HFCL, इस तरह की भी कंपनियां, IRB इंफ्रा, ये सभी कंपनियां F&O में आ रही हैं। तो बहुत सारी एक लिस्ट बन चुकी है 45 शेयर की। अविनाश सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि पहली जो F&O में कंपनियां थी उन्हीं में कितना लोगों ने गेन कमा लिया? उन्हीं में लोग, सेबी का डेटा तो खुद ही बोलता है कि 95% लोग तो F&O में लॉस कर रहे हैं। तो ये किसके लिए आ रही हैं F&O में कंपनीज? नहीं, मेरे ख्याल से देखो विवेक, ये तो मार्केट में एक्सचेंजेस अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने एक नई लिस्ट निकाली है, तो इसमें वापस बड़ा स्पेकुलेशन होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो जो कंपनीज इसमें इंक्लूड की गई है, स्पेसिफिकली अगर डीमार्ट की बात करें
या टिपिकली पेटीएम की बात करें, तो मुझे लगता है कि देखिए ये ऐसी कंपनीज है जहां पे काफी जोर का फटका शायद आपको एफएनओ में आने के बाद देखने को मिले। पेटीएम तो वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन डीमार्ट के जो नतीजे आ गए हैं और उसके बाद अगर ये एफएनओ में इंक्लूड होता है, तो आप एक बात मान के चलिए कि यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि एफएनओ में तो आप भी जानते हो कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे ऑफिशियली आप स्पेकुलेट कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब भी हमने देखा है हिस्टोरिकली कोई भी शेयर कैश सेगमेंट से एफएनओ सेगमेंट में जाता है, तभी उसकी प्राइस वोलेटिलिटी और उसकी प्राइस डिस्टॉर्शन काफी नेगेटिव होती है, और मार्केट को काफी समय लगता है इसको स्टेबलाइज करने में। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा ये सारे शेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। जी रॉबिन जी, पीएसयू की पॉकेट काफ़ी लाइमलाइट में रही थी लास्ट 1 ईयर, और अभी भी लाइमलाइट में इसलिए क्योंकि रेड मार्क जो डीप बन रहा है वो इन्हीं शेयर्स में बन रहा है। अब ये एफ एंड ओ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट होंगे, या आपको लगता है कि ये पॉकेट अभी भी हैमरिंग का शिकार बनेगी क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन थी वो कंसर्निंग थी? देखिए, वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स बढ़ते हैं, प्राइस डिस्कवरी में भी बेनिफिट होता है इन टर्म व्हेन कोई भी स्टॉक जब ज़्यादा लिक्विड हो जाता है एफएनओ में आके। लेकिन जैसे आपने भी बोला कि 95% लोग तो पैसे नहीं बना पाते, पैसा इक्विटी में बनता है, कैश में बनता है। और मेरे जो पैनलिस्ट साथ में उन्होंने बोला कि एक बड़ा झटका लग सकता है कुछ कंपनीज पे जहाँ पे कहीं पे भी अर्निंग्स नहीं है। सो ये बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है पीएसयू स्पेस में आप देखोगे एफएनओ में एंट्री करना एक्सचेंज का काइंड ऑफ पर्पस है वर्सेस व्हाट आवर रेगुलेटर इज ट्राइंग टू डू। सेबी और एनएसई यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं मिस अलाइनमेंट लग रहा है मुझे, जब इतने नए नाम मैंने देखे कल। एंड जहाँ सेबी एक जगह बोल रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कर्व करना है हमें, बिकॉज पैसा खो रहे हैं छोटे निवेशक। पीएसयू स्पेस में वैल्यूएशंस पिछले साल ऑर्डर बुक के बेसिस पे चल रही थी कि लंबी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक के बेसिस पे आप कमाई तो नहीं करेंगे, ऑर्डर बुक के बेसिस पे आप खाली वैल्यूएशन दे पाएंगे, लेकिन अर्निंग सब तभी आएंगी जब वो ऑर्डर बुक रियलाइज होगी। और वो ऑर्डर बुक रियलाइज होने में इट विल टेक इट्स ऑन क्वार्टर्स एंड ईयर्स। एंड देयरफॉर मुझे नहीं लगता कि एफएनओ की वजह से उन प्राइस जो टूटे हुए प्राइस हैं, भले ही वो कितने भी डीप दिख रहे हैं, उनमें कुछ मोमेंटम आएगा। क्योंकि अभी भी बहुत स्पेसेस जहाँ पे मोमेंटम आ सकता है और जो सही वैल्यू पॉकेट्स हैं बाय करने की, जी वर्सेस the space which is very heavily kind of overvalued and now coming to right price, but उनकी ऑर्डर बुक कब रियलाइज होगी ये समय बताएगा। बिल्कुल। अविनाश सर, चूंकि मार्केट तो काफ़ी गिर चुका है, सर आपकी रडार पर कोई स्टॉक आ रहे हैं क्या? इनफैक्ट दो स्टॉक्स है विवेक, जो हमको काफी पसंद है। एक तो पटेल इंजीनियरिंग है। देखिए इस कंपनी के नतीजे कल आए थे, बहुत ही दमदार नंबर, 73 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ था। टॉप लाइन ग्रोथ भी करीबन 15-16% है। तो मुझे लगता है कि करीबन 15-16% का अपसाइड, यानी अराउंड 73-75 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे आप काम कर सकते हो। और दूसरा स्टॉक जो डिफेंस स्पेस में काफी जाना माना है, गार्डन रीच, इसके नंबर भी बहुत अच्छे आ गए, करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो पिछले टाइम 88 करोड़ था। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि करीबन अगर किसी को साल सवा साल का व्यू लेके काम करना है तो 1600 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ऐसे बाजार में आपको ऐसे सेफ काउंटर्स पे बेट करना है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर है। बिल्कुल। ये दोनों शेयर ज़्यादातर हमारे दर्शकों की रडार पर भी रहते हैं, डेली क्वेश्चन आते हैं। सर अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को एक इनडायरेक्ट आंसर भी देगा कि आपको इन दो शेयर्स में क्या करना है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। रॉबिन सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी जो पॉकेट्स हैं लाइक रियल इस्टेट, जिसमें कि हमने देखा कि ऑन ग्राउंड एक जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो लग्जरी सेगमेंट है, यहाँ पर जो हाउस की सेल है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और कंपनीज ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो अफोर्डेबल को छोड़कर अब लग्जरी क्लास पर ही इंडिया में फोकस कर रही हैं। लेकिन उनकी जो मार्जिन्स हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, दो कारण हैं। एक है कि सेल्स इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो एच क्लास है वो ग्रोथ इंडिया में 2 डिजिट ग्रोथ हो रही है। अल्ट्रा एच की ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट स्केल से हो रही है। मिडिल क्लास एच में मूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेमोग्राफिक्स वाइज हमारी अर्निंग्स कैपेबिलिटी वाइज दैट सेगमेंट इज ग्रोइंग, तो डिमांड तो बढ़ रही है। लेकिन जो कॉस्ट है, आई मीन द कॉस्ट ऑफ काइंड ऑफ द आउटपुट का जो कॉस्ट लगता है, एंड कंपटीशन इतना है उस स्पेस में
कि बहुत लो मार्जिन पे वो धंधे चल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें उसका अपना ध्यान वहाँ से हटा के जो 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 एक्चुअल में ग्रोइंग मार्केट्स हैं इंडिया के, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट करूं और मुद्दे या पे या आऊं, अगर आप पूरा निफ्टी 500 यूनिवर्स समझें और देखें कि कितनी कंपनीज 20% से ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है या अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है, तो मुश्किल से आपको 10-15% कंपनीज ही मिलेंगी इस क्वार्टर के नतीजे देखेंगे। और वो कहाँ पे है? वो स्पेस वही है जो मैंने अभी बोला कि HNI अल्ट्रा HNI बन रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ से नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स देखिए, जो एक्सचेंजेस हैं उनके रिजल्ट्स देखिए, वहाँ ऐसी पॉकेट्स हैं जो हमारी डिकेडल बुल रन की स्टोरी है 2020 से 2030 की, जहाँ पे 1-2 साल रफ चल रहे हैं, लेकिन जो डिकेडल बुल रन की स्टोरी है वो वहीं टैप हो सकती है अगर हम उन AMCs के साथ, उन ब्रोकिंग हाउसेस के साथ, उन मिडिल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की ग्रोथ जर्नी में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएं। दूसरा सेक्टर जो मैं ध्यान अगर आप लेके आओ, तो जैसे मैं हैदराबाद बेस्ड हूँ और यहाँ की नाम तो नहीं लेता मैं कंपनीज का, लेकिन कुछ जो डायग्नोस्टिक चेन्स हैं जो हेल्थ केयर सेगमेंट में आती हैं, दे आर ग्रोइंग ऑन अ QYOY बेसिस एज वेल एज ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस एवरी क्वार्टर, इवन इन सच एनवायरनमेंट। आई थिंक वहाँ एक हेल्थ केयर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू थिंक ऑफ कि हम इस साल से अगले साल अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन ऑन रियल एस्टेट, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कैपेक्स हैवी होती हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, और जब तक नया बजट नहीं आता और अभी इलेक्शंस हो जाते हैं, बीच में स्टेट इलेक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से कैपेक्स का काम रुक जाता है। तो जब नया नया बजट आ जाता है, मुझे लगता है फरवरी में, और अगर हम वहाँ देखते हैं कि कुछ क्योंकि प्रधानमंत्री होम योजना हमेशा रूरल हाउसिंग, छोटे घर पे कहीं ना कहीं आपको मिलता है कि उसका एक सेगमेंट होता है। तो जो कंपनीज हमारी हाउसिंग फाइनेंस में हैं, वो फिर भी अच्छी प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट सरकार कुछ आपको बेनिफिट देती नहीं है इन टर्म्स ऑफ दी अल्ट्रा HNI सेगमेंट। वहाँ एक छोटा सा द होल आइडिया इज डिमांड बढ़ रही है बिकॉज आप उस छोटे सेगमेंट को कैप्चर कर रहे हो। मार्जिन नहीं बढ़ेंगे बिकॉज बहुत ही कैपेक्स हैवी एंड बहुत ही कॉस्ट हैवी बिजनेस है वहाँ पे। तो दो अलग अलग बात मैंने आपको यहाँ पे बताई, लेकिन पॉइंट है हमें फोकस वहाँ करना चाहिए जहाँ हमें क्लियर ग्रोथ एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ दिख रही है अगले 1 साल, अगले 3 साल, अगले 5 साल के लिए। बिल्कुल सर, एक और पॉइंट जो मैं पूछना चाह रहा था, इनफैक्ट मैं शो की स्टार्टिंग में ही पूछना चाह रहा था, जब मैंने FIs का डेटा पढ़ा था मैं भूल गया, लेकिन उसमें था कि FIs ने अगर पिछले एक महीने में देखें तो करीब 1.41 लाख करोड़ का माल बेचा है, DIs ने 1.31 लाख करोड़ का माल करीब खरीदा है। केवल 10,000 करोड़ की नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग से इतना मार्केट, ये कौन सी ऐसी पॉकेट है जो एक्चुअल में माल बेच रही है और सामने नहीं है उसका डेटा? देखिए, हम दो तरीके से देखेंगे इस चीज़ को। एक है कि मार्केट इतना गिरा नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो, मार्केट हमें लग रहा है कि बहुत गिरा है। अगर आप 4-5 साल पुराने पीछे चले जाएंगे तो इतनी सेलिंग पे मार्केट आधे हो जाएंगे, राइट? अगर आप कोविड पे चले जाएंगे, उस लेवल पे चले जाएंगे और पहले का डेटा देखेंगे तो। और ओवरऑल आई थिंक FIs ने अपना 2-3% ही हमारा 5 ट्रिलियन का मार्केट है, उसमें FIs का अगर 15% भी ओवरऑल वेटेज है, सो वो मे बी 800 बिलियन के करीबन हो गया। और FIs ने भी उसमें से जो बेचा है वो 1 लाख करोड़, आपने बोला 1.25 लाख, राइट? 1,40,000 एज यू सेड, which is still 2-3% of overall what they can potentially further sell। तो यहाँ पे हैंड एक्सचेंज हुए हैं, यहाँ पे DIs और FIs के हैंड एक्सचेंज हुए हैं एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक हुए हैं। प्रॉफिट जब बुक होता है तो वी हैव टू वेट फॉर मार्केट्स टू सेटल, मार्केट्स टू काइंड ऑफ क्रिएट अ बॉटम, एंड देन वही FI का पैसा जो वापस निकाला है वही वापस से मार्केट में आएगा। और हुआ क्या स्टार्टिंग में बिकॉज यूजुअली इन लार्ज कैप FIs आर हैवी, सो जब सेलिंग स्टार्ट हुई तो DIs वर काइंड ऑफ लिक्विडेटिंग देयर मिड एंड स्मॉल, यू कैन ऑलवेज कॉल इट प्रॉफिट बुकिंग, टू मैच टू द FIs सेलिंग जो लार्ज कैप में हो रही थी। एक स्टेज आने के बाद जब आधा महीना पूरा निकल गया, around we came to around 20th October, 25th October, then even जब तब क्या हुआ कि नंबर्स बराबर चल रहे थे
फिर एक पूरा हफ्ता 10 दिन आया कि जहाँ DIs 2,000 करोड़ ही खरीद पा रहा है और FI रोज 5,000 करोड़ भेज रहा है। कल पहली बार नंबर ऐसा आया है जो कि काफ़ी अपोजिट आया इन टर्म्स ऑफ कि FI ने कम बेचा और DIs ने काफ़ी माल खरीदा है। रिटेलर ने काफ़ी पैसा बुक किया। अगर आप स्मॉल केसेस भी देखेंगे और अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे मार्केट का, तो सारी सेगमेंट्स ने हिस्टोरिकल एवरेज से 10% का ऊपर का आपको अल्फा दिया था। अगर हिस्टोरिकल एवरेज इक्विटीज़ के 13-14% होते हैं, अगर रोलिंग पीरियड पे देखें 5 साल, 7 साल, 10 साल, मार्केट्स ने आपको फिर भी 25%, मिड स्मॉल ने आपको 35% काइंड ऑफ रिटर्न्स दिए थे। तो कहीं ना कहीं आपको वापस से एवरेज करना होगा, अपने मीन पे आना होगा। मार्केट्स लॉन्ग टर्म में 14% पे ही कंपाउंड करते हैं, ये सच्चाई है। तो अगर 1-2 साल इतने बड़े आए हैं या पिछला कोविड के बाद 3-4 साल इतने बड़े आए हैं कि मार्केट आपको 25-30% पे कंपाउंड कर रहा है, वो वैसे भी सस्टेनेबल नहीं है। सो प्रॉफिट बुकिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन आई विल से। इंडिया में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। साइक्लिकल है बिकॉज कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन कम हुआ। FMCG स्पेस को जो हम बहुत ही डिफेंसिव स्पेस मानते आए थे आज तक, हमने रिसेंट देखा पिछले 2 महीने में, 1-1.5 महीने में कि FMCG स्पेस काउंटर्स हैव टेकन द हार्डेस्ट ऑफ बीटिंग, राइट? अगर आप ऐसे देखो तो ये मेरा ओवरऑल मानना है कि वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रन। साइक्लिकल डाउन टर्न्स ऑफ अ ईयर, 6 months, 9 months आर वेरी कॉमन एंड शुड बी कॉमन। जिससे कि हमारे जो नए निवेशक नए नए अभी भी आए पिछले 2-3 साल में, जिनकी एक्सपेक्टेशंस मिसमैच हो चुकी हैं कि पैसा हर 2 साल में डबल, 3 साल में डबल होता है, पैसा हर 6 साल में डबल हो सकता है फ्रॉम अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। ये 5-6 साल में ही हो सकता है, उससे जल्दी मानना इज व्हाट वी सी द पेन इन देयर इन्वेस्टमेंट्स की उनको पैसा अगले साल डबल करना था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक ज़रूरी करेक्शन हो गया। थोड़ा नी ब्रेकिंग रहा क्योंकि बहुत जल्दी हुआ। अगर ये थोड़ा स्लोली होता तो वी वुड हैव एब्जॉर्ब्ड इट इजली। इन अ मंथ वी सी अ डिफरेंट डायरेक्शन, वी सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। बस इतना फर्क आया है सर।